सतर्कता जागरूक अधिकारियों में, कर्मचारियों में और शिक्षकों में एक नई चेतना जागृत करने का ये प्रथम प्रयास संस्थान द्वारा किया गया है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये प्रयास और आगे बढ़ेंगे और एक बेहतर समाज के निर्माण में कम से कम ये संस्थान अपनी भूमिका के निर्वहन में सफल होगा, ऐसी हमारी आशा है और ऐसा हमारा विश्वास है। चूंकि मैं मूलतः एक शिक्षक हूँ, इसलिए अधिकांशतः बच्चे सामने बैठे होते हैं 100 और मेरे को 1 घंटा 2 घंटा कभी 4 घंटा बोलना पड़ता है। लेकिन आज मेरी ये दिली अभिलाषा थी कि मैं श्रोताओं में बैठूं और ज्ञानी व्यक्तियों की अनुभवों का लाभ उठाऊं। इसलिए मैं श्रोताओं में अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा और अनुरोध करना चाहूँगा मेरे स्नेही और मेरे मित्र और मेरे शिष्य पुनीत शर्मा जी को कि वह इस परिचर्चा, इस परिसंवाद का मंगलारंभ करें। श्री पुनीत शर्मा। थैंक यू सर। Clappings coming. जहाँ होता है वहाँ एनर्जी का बॉम्बार्डमेंट होता है। आने वाले समय मैं जब आपके साथ मतलब स्टूडेंट था तब भी टीचर्स ये कह रहे थे कि तुम्हें अब देश को संभालना है, आने वाली सोसाइटी का निर्माण तुम्हें करना है। आप लोगों की नॉलेज के साथ में आपको बेनिफिट लेना है। सबसे पहला सवाल आपके बीच बैठते हुए मैं आपकी सोच से पैदा जो हो सकता है, करप्शन की बात हम सब कर रहे हैं, करप्शन इज इन ब्लड, करप्शन सांसों में है। करप्शन पैदा क्यों हुआ? हर कोई भी बात इंसानी इमोशन से ड्रिवन होती है। भूख जो नेचुरल नीड्स है हमारी, क्या करप्शन हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है? मैं समझता हूँ सबसे अप्रोप्रिएट सुरेंद्र चतुर्वेदी जी इस बात को जवाब दें, क्योंकि आप लोगों के बीच हैं, लोगों के मन की बात समझ के आप आर्टिकल्स के जरिए जनता तक पहुंचाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन जो है वो प्रिविलेज से जुड़ा हुआ है। हम पिक्चर देखने जाते हैं, अब आजकल की तो जनरेशन को ये अनुभव प्राप्त नहीं है, पर हमारी जनरेशन में सिनेमा हॉल का मैनेजर जो है वो किसी का दोस्त होता था तो उसको बड़ा प्रिविलेज दृष्टि से देखते थे कि यार फटाक से टिकट मिल जाएंगे, उसकी इज्जत भी थी। टेलीफोन ऑपरेटर, मेरे को ध्यान है, मेरे को आउट ऑफ टर्न टेलीफोन दिया, तब टेलीफोन आसानी से नहीं मिलते थे, आउट ऑफ टर्न दिया तो वो बड़ा प्रिविलेज मामला था। तो जो आदमी प्रिविलेज लेने की स्थिति में है वहीं से करप्शन शुरू होता है। तो मैं भट्ट साहब को जानता हूँ, इसलिए मैं सीधा आ जाता हूँ। और कोई आदमी कहे अच्छा ये इसलिए आता है, बोले नहीं, आज हम शिरडी के साईं बाबा मंदिर गए थे, वहाँ पर शायद उन्होंने 500 रुपये की रसीद काटी और हमको प्रिविलेज दर्शन करा दिए। एटीट्यूड में, मतलब लोग उसको एटीट्यूड में ले रहे हैं। हम लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना आज के समाज से नहीं कर सकते कि जहाँ उन्होंने लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ा, बड़ी आइडियलिस्टिक बात है कि चाणक्य से उनके मित्र मिलने आए तो उन्होंने कहा कि तुम निजी काम से आए हो या शासन के काम से आए हो, तो उन्होंने कहा निजी काम से, तो उन्होंने शासन का दिया बुझा दिया और निजी दिया जला दिया। ये आइडियलिस्टिक बात है। मुझे लगता है कि करप्शन जो है वो व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। मैं कहीं पहुंचूं और मैं उसके बाद करप्शन, जब मेरे पास अवसर है और तब मैं पूरी ईमानदारी से उसमें उसके साथ न्याय कर सकूं, जस्टिफिकेशन कर सकूं, तब तो वो बात है। बाकी जो आपका मूल प्रश्न है कि करप्शन क्या हमारे कहाँ से जन्म होता है, तो वो सुविधा से शुरू होता है। जहाँ सुविधा होगी वहाँ करप्शन होगा, उसका कोई रोक नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात की आपने कि ये प्रिविलेज और इंडिविजुअल ट्रस्ट का मैटर है। हम इंडिविजुअलिटी की जब बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कैरेक्टर की फॉर्मेशन सबसे पहले होती है, वो है हमारा घर। और कहते हैं कि स्त्री समाज की दशा और दिशा तय करती है। आपसे ये सवाल, बीइंग ए मदर, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए पर्सन फ्रॉम सोसाइटी, मदर का क्या रोल होना चाहिए एक वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करने के लिए? आपने जो बात कही कि क्यों में लग के काम हुआ, तो अच्छा काम हुआ है आपने, इट्स एन अचीवमेंट कि मैं लाइन में लगा रेलवे की 200 लोगों की, 100 लोगों की, जितने भी लोगों की लाइन लगी हुई थी और मैंने अपना टिकट बिना किसी शॉर्टकट को अडॉप्ट किए हुए हासिल किया।
जब इस चीज को जब हम एक्नॉलेज करने लगेंगे तो डेफिनेटली वो चेंजेस अपने आप आने लगेंगे। आपसे सवाल। मैं ये मानती हूँ कि परिवार और समाज में अगर हम देखें तो सत्ता के जो रिश्ते हैं वो हमारे सोच को और हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और यूं हम देखें तो दलित हों, चाहे वंचित हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, जो नॉन मेजॉरिटी में उस संदर्भ में, इसको व्यापक संदर्भ में इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हमेशा कमजोर स्थिति में होते हैं। और जो सत्तावान समूह समझे जाते हैं वो हर तरह के संसाधनों पर, हर तरह के निर्णय के मौकों पर अपनी जोर आजमाइश करके या इस तरह से वो उसको करते हैं अधिकार। तो ये यहाँ से शुरुआत हमारे घर और परिवारों से होती है, असमान बंटवारे को लेकर, और कुछ लोग उसको अपने अंदर एकत्रित करते हैं, संचित करते हैं। दूसरी बात, जब परिवारों में औरतों का दर्जा बराबर का नहीं होता, उन्हें अपने बारे में खुद निर्णय लेने का हक नहीं होता, तो वो अपने बच्चों को भी दिशा देने में कई बार असमर्थ होती हैं। और अगर बेटा ना हो तो उनको ताने मिले, उनको गालियां मिले, और अगर बेटी हो तो किसी को घर से निकाल दिया जाए। बेटा पैदा ना हो सके तो उसके लिए भी उन्हें ही दोषी ठहराया जाए, और उनके पति जो हैं उनको मेडिकल टेस्ट तक के लिए जाना का नहीं हो सामाजिक परिवेश। तो मेरे ख्याल से ये हमारे एक ब्लड में कूट कूट कर ये भरा हुआ है कि असमानता है और असमानता बढ़ाती है। लेकिन जहां पर महिलाओं को अपने बारे में हक लेने का मौका मिला है, अपने निर्णय खुद करने का मौका मिला है, वहां उन्होंने परिवारों को दिशा भी दी है, समाज को दिशा भी दी है, और उस हद तक उन्होंने शुरुआत की है। मुझे याद है, एक उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जब महिलाएं चुनकर आई आरक्षण के बाद, तो उन्होंने सबसे पहली शिकायत ये की कि हमसे काम देने के लिए, योजनाएं पास कराने के लिए कमीशन मांगा जाता है। और सार्वजनिक मंच पर पहली बार ये बात निकल कर आई, और तब हमने कहा कि ये देखिए, ये है आपकी प्रतिनिधि जो खुलकर वस्तु स्थिति का बयान कर रही हैं, अब आप लोग इसमें क्या करने वाले हैं। तो मुझे लगता है जब औरतों को निर्णय की लेने वाली पोजीशंस पर आने का मौका मिलता है, तब वो जरूर समाज को प्रभावित करती हैं, और समानता और करप्शन और बराबर के रिश्तों को प्रमोट करती हैं, और उससे जो करप्शन हमारे समाज में व्याप्त है उसकी समस्या भी किसी न किसी रूप में एड्रेस होती है। जी, बहुत अच्छी सुंदर बात कही, आपके लिए जोरदार ताली। दोस्तों, इंजीनियरिंग में सबसे पहला जो स्टेप सिखाया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। तो आप करप्शन को अगर आप ऊपर से सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ये अधूरा प्रयास होगा, उसकी जड़ में जाना जरूरी है। आपने कहा इनइक्वालिटी की जो बात कही वो बहुत अच्छी, और दूसरा डिसीजंस में इन्वॉल्व करें। डोंट फाइंड इट लेस, आपको जन मदर ने दिया है, आपके मन को, आपके छोटे से छोटे मूवमेंट को, आपके ब्लिंक को मदर समझ पाती है, फादर नहीं। तो ये सिर्फ शास्त्रों में लिखने के लिए नहीं है, माता का दर्जा जो बढ़ा दिया गया है, हम दुर्गा देवी की जो पूजा करते हैं वो सिंबॉलिकली या एक इनडायरेक्टली आपको समझाने के लिए है। तो हमें ये अब स्वीकार करना चाहिए और अपनी मानसिकता में इस चीज का अमल में लानी चाहिए। अब स्टूडेंट जब कॉलेज में आता है तो टीचर्स का रोल ज्यादा बड़ा है, देने का रोल होता है। वो दूसरा एक इंस्टीट्यूशन है, वहां से आप सीजीपीए और एक डिग्री हासिल करने के लिए नहीं आते हैं। अक्सर माफ कीजिएगा, नई पीढ़ी में ये बात ज्यादा है, एजुकेशन टू गेट अ गुड जॉब विच इज हैविंग गुड सैलरी पैकेज, ये बहुत पार्शियल और इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। जब आप ठीक है 50,000, 1 लाख, 2 लाख खाएंगे तो रोटी, कितने दिन आप कह सकेंगे कि मैं यूरोप का टूर करके आ गया, कितने दिन कह सकेंगे कि मैं BMW में ट्रैवल किया या मैंने, यू विल गेट बोर्ड।
अल्टीमेटली जो ईश्वर ने आपको बना के भेजा है वो एक साधारण इंसान बना के भेजा है, तो वो सादगी आपके जीवन का मूल मंत्र होगी। वो बात इंस्टीट्यूशन में सीखने की है, जो बहुत सारे, जैसे आपको आज ये मौका मिला है इतने सारे लोगों से रूबरू होने का, इसका सीजीपीए पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपके पर्सन और पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। प्रोफेसर आई के भट्ट साहब से मैं जानना चाहूँगा, जैसा आज के इस आयोजन के जरिए आपके रोल की सिग्निफिकेंस आज सामने आ रही है कि ये इनकलकेट करना, अवेयरनेस, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो एक इंस्टीट्यूशन को, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को और एक टीचर को खास तौर से ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि उनके मन में ये बात समझ में आ जाए कि शॉर्टकट में नहीं जाना है। गुड इवनिंग एवरीवन। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, दैट इज what can eliminate corruption, and when we will not be talking about the actions and other things. I think it starts right from your home. How have you been brought up? आपके माता पिता आपको किस तरीके की एजुकेशन देते हैं, आपके माँ बाप किस तरीके से आपको पालते हैं और क्या वैल्यू सिस्टम आपको देते हैं, अल्टीमेटली ये उसी पर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्कूल एंड द मोस्ट इम्प्रेसिव स्कूल which ultimately affects your psyche in the long run. That is the first thing. The second school is the second place where we inculcate our values is the school or a college where you study. वहां पर आपको किस तरीके के टीचर्स मिलते हैं वो आपकी लाइफ पर काफी असर करते हैं। अगर हम कलाम साहब को देखते हैं तो आप जब जो भी किताब आप उनकी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखते हैं कि वो हमेशा ये कहते हैं कि उनके टीचर्स का रोल सबसे ज्यादा रहा उनकी लाइफ बनाने में, और जो भी वो थे वो अल्टीमेटली क्यों ऐसे बने, वो उनके टीचर्स की बदौलत ऐसा रहा। तो एक तो अपने माँ बाप का एक इन्फ्लुएंस है, दूसरा ये टीचर का इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ बनाने में, हमारा वैल्यू सिस्टम बनाने में, हम क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट। वो टीचर जो कि अब समाज को बना रहा है हैज टू बी कॉन्शियस टीचर, एंड इफ ही इज नॉट कॉन्शियस ही डजंट डिजर्व टू बी इन दैट प्रोफेशन। एक टीचर को ये कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, कि हमने गुरु को तीनों देवताओं के बराबर माना, एक देवता के बराबर नहीं माना, उसको शंकर के बराबर नहीं माना, उसे ब्रह्मा के बराबर नहीं माना, उसे विष्णु के बराबर नहीं माना, लेकिन उसको तीनों देवताओं के बराबर त्रिदेव माना, और ये कहा कि उसका दर्जा उनसे बेहतर है। क्योंकि जब कहा गया कि किसके पहले पांव पकड़ो, तो ये कहा गया, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पहले अपने गुरु के पांव पकड़ो तब अपने भगवान के पांव पकड़ो। दैट मीन्स उसका दर्जा इतना बड़ा है। और अगर हम कभी क्लास छोड़ते हैं, कभी उस बच्चे की उसकी जो अंदर की व्यथा है उसको नहीं समझते हैं और उसमें उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और तब तो हमने अपना जो ये लाइफ है एज टीचर गलत ही गुजारी। We all have a responsibility to look into this, that ultimately these institutions where we serve as teachers are meant for the teaching or educating students. It is not to give education to a director or a professor or any employee of this institution. These institutions are meant for educating people. We by a chance are there, and therefore we have to understand the most important element of this system is a student. Are we working for the betterment of the students? Is my every action in the interest of that community, in the interest of well-being of that student? And if we are doing that, I would say that we are doing a good job. And if we are not doing a good job,
we don't actually deserve to be in this profession, and I would say that that again is a type of corruption. Whether we talk about the corruption in terms of value system, whether we talk about in terms of the character, whatever name you want to call it, I consider it that also to be a corruption. Thank you, Dr. Bhatt. करप्शन की टाइप्स की अभी बात जब आई है, रमेश कुमार जैन सर से मैं ये पूछना चाहूँगा, गवर्नमेंट में एक बहुत लंबी सेवाएं आपने दी है अलग अलग रोल्स में, करप्शन पाया कहाँ जाता है सबसे पहला, उसके चेहरे कितने हैं, किस किस स्वरूप में है? करप्शन जैसा कि अभी चर्चा में आ रहा है कि अभी जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ले हैं तो बात आती है कि ब्लड में करप्शन है, मैं कहेंगे कैरेक्टर में करप्शन हो गया है और सिस्टमेटिक हो गया है, सिस्टम्स में करप्शन डेवलप हो गया। मैं थोड़ा सा डिस्कशन को उस लाइन की ओर ले जाना चाहता हूँ, बट देयर इज ए सिल्वर लाइनिंग। अब आप देखेंगे जो आज का जमाना है जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी, जैसे अभी चीफ कमिश्नर अपने इंफॉर्मेशन के साथ में बैठे हुए हैं, जो IT एक्ट बना है, कहीं भी किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन अपन को मिल जाती है और लोग ले रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं वो ले रहे हैं और लेने के बाद में एक्सपोज कर रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले इससे एक्सपोज हो गए, व्यापम का और भी घोटाले एक्सपोज हो गए। तो आज जो ट्रांसपेरेंसी अपने पास में आई है, बिग सिल्वर लाइनिंग। इसके साथ ही आप देखिए कि जो बड़े बड़े लोग थे पहले ओल्ड टाइम्स में, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि कोई मंत्री भी कभी कहीं अंदर बंद होगा या मंत्री रिस्पॉन्सिबल करा जाएगा, या सीनियर ऑफिसर है वो भी कभी कहीं अंदर बंद होगा। लेकिन आप देखिए कि जो मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु में, शी वाज इनसाइड, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हैं वो इनसाइड आए। तो ये जो एक चेंज आया है, तो देयर इज दैट आई कंसीडर ए सिल्वर लाइनिंग। ई प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कह लीजिए, इजी प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक ई प्रोसेसिंग। अब आज अपना पासपोर्ट चाहिए आपको तो आपका ई प्रोसेसिंग से हो जाता है। अभी आया था कि जो रजिस्ट्रेशन होगा प्रॉपर्टी का, जिसमें सबसे ज्यादा करप्शन माना जाता था, वो भी आपका ई प्रोसेसिंग से हो जाएगा। तो कई जितने भी सिस्टम्स बन रहे हैं तो ये सिस्टमेटिक जो चेंजेस आ रहे हैं विद दिस लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उससे अपना जो करप्शन है वो एक कम भी हुआ है। जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस भी आप देखिए कि अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है। और जो यंगस्टर्स जो आप लोग सामने बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये तो इन्हीं का समझ लीजिए एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था, जिसको अन्ना हजारे है या मान लीजिए केजरीवाल जो बात है, अब बाद में क्या कर रहे हैं वो उस पर मैं नहीं कमेंट कर रहा, लेकिन जो ये उभर करके आए हैं, जो ये फिनोमेना, जो एक चमत्कार जैसा हुआ है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एंग्स्ट ऑफ द यंगस्टर्स। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, which I think is a silver lining। और अब जो इंडिया की रैंकिंग भी अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है। आप देखिए कि अभी मैं सुन रहा था पंजाब का ई इन्वेस्टमेंट, तो उन्होंने कहा कि 1 पॉइंट है, आपको इंडस्ट्री अगर लानी है तो 1 पॉइंट पे आप आ जाइए, एंड फॉरगेट। और उन्होंने टाइम लिमिट रखा है, विद इन मंथ हम आपके हर डिपार्टमेंट से, कोई 12 डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट से हम सैंक्शन लेंगे और आपका प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें आ रही है, जो सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और जो अवेयरनेस है और जो यूथ का एक गुस्सा है, तो मैं समझता हूँ कि ये काफी इसमें बड़ा इंप्रूवमेंट है। दोस्तों, हमारी चर्चा शुरुआत हुई थी कि चेंज आप हैं, ये बात अब इस चर्चा में अभी पिछले 15-20 मिनट में सामने आई है। सर, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप सरकार के बहुत सारे महकमों में रहे हैं, करप्शन जो रेंगते रेंगते किस तरह से राक्षस का स्वरूप लेता है, कोई केस स्टडी? आपने शुरू में क्वेश्चन किया था कॉज का, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉज का देखिए पहले, इट्स बेसिकली मैच मेकिंग। एक आदमी की ग्रीड है, जो पोस्ट पे पावर पे बैठा है, उसकी तो ग्रीड है, ही वांट्स मोर मनी, वो फॉर व्हाटएवर रीजंस, के बारे में कहते हैं सैलरी कम मिलती है, व्हाटएवर, नई नई चीजें आ गई हैं पॉलिटिक में। तो एक तो है उसकी ग्रीड, और दूसरा है जो सामने वाला आदमी उसकी नीड। परहैप्स ही वांट्स टू जंप द क्यू, या वो सोचता है कि थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा गलत काम है, लेकिन मेरा सही पास में मेरा ये काम जो है पास हो जाए, और या विन विन, कि भाई तेरे को भी फायदा, 10% तू ले ले, 20% में फायदा कमा लो, जैसे इनकम टैक्स वगैरह में होता है। तो ये इस कारण से तो ये शुरू हुआ मैच मेकिंग। और उसके बाद में जो ग्रीड थी, जो जिसके पास पावर है, दैट कन्वर्टेड इनटू डिमांड। अब तो सामने वाले आदमी को देखता ही नहीं कि कैसा आदमी है, इसकी कैपेसिटी है कि नहीं है, या ये मुझे काम सही है गलत है, जैसे मॉरल इश्यूज की अभी डॉक्टर साहब ने बताया। तो जो वो उसको नहीं देखता है, वो भूल गया, वो ये देखता है कि भाई डिमांड ना, पैसे लाओ तो तुम्हारा काम हो। तो इस तरह से कर करके सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो गया। आपको व्यापम का पता होगा, थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दे, व्यापम के बारे में आपको मालूम होगा कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश में है, क्योंकि जो ये शुरुआत हुई इसकी एक्सपोज होने की, तो खबरें मध्य प्रदेश में आती रही, तो अपनों के पास नॉलेज नहीं रही इसकी। वहाँ इतना सिस्टमेटिक करप्शन हुआ है कि बाकायदा कंप्यूटर शीट पे लिखा हुआ है कि किस लड़के को कौन सी रैंक देनी है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर की है, तो आप कौन सी रैंक चाहते हैं, 40th रैंक चाहते हैं, तो उसकी रेट 3 लाख है, और 3 लाख किस आदमी ने दिए, किसको पहुंचे, वो पूरी कंप्यूटर शीट के अंदर यूज थी। और आज 2000 जो उसमें जो व्यक्ति हैं, वो अभी जेल के अंदर, जिसमें मिनिस्टर से लेके और स्टूडेंट्स तक हैं, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स हैं,
2000 में से 18 समझ लीजिए आप स्टूडेंट्स पेरेंट्स है, वो क्यों है? क्योंकि रिश्वत लेना अपराध है और रिश्वत देना भी अपराध है। तो वो लोगों ने पैसे दिए, पैसे देके सोचा भी चलो पैसे देंगे सीट मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगा, और वो आज उसमें बंद है। तो ये जो सिस्टमेटिक इतना डेवलपमेंट इतना घोटाला हुआ है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और अब एक्सपोज हो गया, बड़े लोग भी अंदर गए। तो मैं समझता हूँ ये डेटरेंट है और ये धीरे धीरे इसका असर अच्छा होना चाहिए। जल सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है। अब समस्या आपके पास आ जाती है, आप सही है, अपना काम सिस्टम से कर रहे हैं, सामने वाले के कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं, चाहिए आप देना नहीं चाहते, अब ऐसे में कहा जाए। सो गवर्नमेंट, मैं जानना चाहूंगा सुरेश जी चौधरी साहब से, गवर्नमेंट ने ऐसी क्या व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं जब आप असहाय महसूस करें, सिस्टम से काम नहीं हो रहा है, तो हाउ टू प्रोसीड? देखिए, जैसे अन्य पैनलिस्ट ने काफी विस्तार से बताया, करप्शन मल्टी फैसेटेड है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सभा में जितने व्यक्ति बैठे हैं सब करप्शन के एक्सपर्ट, सब करप्शन क्या है जानते हैं, सब ये जानते हैं करप्शन का सॉल्यूशन कैसे हो, सब जानते हैं किस तरह करप्शन को हटाने में क्या दिक्कतें आती है। परंतु मैं आपको दोबारा ये बताना चाहूँ कि सरकार ने जितने भी तंत्र बनाए हैं वो कानून से प्रभावित है। हमारे संविधान और हमारे जो कानून है उसके अंदर काम करते हुए किस प्रकार सही और गलत में डिफरेंशिएट किया जाए और कैसे सही को प्रोत्साहित किया जाए और गलत को पिनलाइज किया जाए, ये विधिवत दिया हुआ है। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि करप्शन इज समथिंग, जैसे चतुर्वेदी साहब ने, मैडम ने बताया, इज कल्चरल, इट इज पार्ट ऑफ आवर सोशलाइजेशन, वी फेस so many issues as we grow up and we internalize so much at whatever stage that we are doing it, and the result is always different. जैसे जैन साहब ने बताया कि differentiate between need and greed, and we have to find out when you cross the line from need to extortion and all the penal provisions that follow. But my personal take on this matter is anything which is cultural in nature, lot of research, I mean enormous amount of research has occurred on the phenomena of corruption. All humanity disciplines have worked on this. Ethics is a field so vast that lifetime would be required to merely study what we have done so far. Still, corruption remains paramount. And we compare between this society and that society, this field and that. And in the end we say, जो संस्कारवान होते हैं वो करप्ट नहीं होते, बाकी हवाचोर होते हैं। This is something which we have to deal with in real life. And one of the methods which the government has tried to set up and to promote in this is transparency. For example, my colleague Agarwal sir, he is a stalwart in this area of how to make things more transparent and thereby more predictable. If something is predictable, then arbitrary indiscretions will not be there and we will have less of corruption. I'm sure others will have a lot more to say about how to tackle corruption, but in the end, it's all inside. It is our nature which determines whether we can withstand corruption, whether we can fight corruption, and whether we can conquer corruption. जी, बहुत अच्छी बात कही। सिस्टम, लॉ, इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ, ये सारी बातें कागजों तक भी रह सकती है, लेकिन सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता है मैं खुद क्या इसके लिए तैयार हूं। अक्सर लोग कहते हैं व्हाई मी, एटीट्यूड में चेंज लाने की जरूरत है, व्हाई नॉट मी। तो शुरुआत सबसे पहले आप खुद से करें। लोग, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, रात के 10 बज रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, भीड़ है, नहीं है, इससे कोई देख रहा है, कैमरा लग रहा है, पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर है, नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं है। अगर आपने तय कर लिया है 1 मिनट लेट से ही पहुंचूंगा, लेकिन घर पहुंचने की गारंटी तो है, तो मैं रुक जाता हूँ। बस ये एटीट्यूड जब आपका डेवलप हो जाएगा, मैंने खुद ने प्रैक्टिस करके देखा, मुझे कभी किसी व्यक्ति ने बात समझाई, मैंने देखा कि अगर मान लीजिए वहां उस वक्त में 15 गाड़ियां थी,
तो कम से कम 11 गाड़ियां मुझे देखने के बाद में एक दूसरे को देखते हुए रुक गई। तो ये भी एक इन्फेक्शन जैसा ही होता है। ऑनेस्टी इज ऑल्सो इन्फेक्शियस। तो आप जैसे बीमारी दूसरे तरीके से फैलती है, अच्छी बीमारी भी तो फैलाई जा सकती है। सर आपसे जानना चाहूंगा कि सूचना के जरिए किस तरह से ट्रांसपेरेंसी डेवलप हो सकती है और लोगों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे आपको पता होना चाहिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो आपकी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। किस तरह से इस करप्शन को इरोड करने के लिए किस तरह से एक व्यक्ति वेल इन्फॉर्म्ड होना जरूरी है? कहाँ से सूचना ली जा सकती है? सूचना का जहाँ प्रश्न है, हम जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सरकार के नियंत्रण में या सरकार की पहुंच जहाँ जहाँ है, जहाँ भी सरकार का पैसा लगा हुआ है, जिन जिन संस्थानों में सरकार का पैसा लगा है, जो पर्याप्त रूप से सब्सटेंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट है, चाहे वह एनजीओ हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी होगा और उसमें पैसा सरकारी लगा हुआ है, तो वहां से सूचना प्राप्त की जा सकती है। किसी भी एक्ट में, किसी भी संविधान के अंतर्गत यदि कोई संस्था बनी है, उससे भी सूचना ली जा सकती है, चाहे उसको सरकार का पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। तो इन सारे संस्थानों से सूचना ली जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सभी को यह अधिकार देता है, हर नागरिक को, कि वो सूचना प्राप्त कर सकता है। पहले 1923 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होता था। अभी भी बहुत सारे ऑफिसर हमारे जैसे उस ऑफिशियल सीक्रेट को एक्ट को अपनी छाती से लगाए हुए सूचना नहीं देना चाहते। अभी भी जनता चक्कर लगाती रहती है सूचनाओं के लिए, और वो ये कहते हैं कि सीक्रेट है, जबकि सरकार ने एक्ट बना के कह दिया है कि सिर्फ सेक्शन 8 सूचना के अधिकार का धारा 8 में कुछ चीजें प्रतिबंधित हैं, उनको छोड़कर सारी सूचनाएं देने के लिए सरकार ने एक्ट बना दिया है। उसके बावजूद भी अभी भी लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, उनको सूचनाएं नहीं दी जाती, क्योंकि कारण ये है कि जहां पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो वहां पे एक प्रॉब्लम रहेगी। और हम जहां तक डिस्क्रिप्शन को यूज करते रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स नहीं करेंगे, तब तक डिस्क्रिप्शन जब तक यूज होता रहेगा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जब तक मिलता रहेगा, और तब तक लोगों का मोह करप्शन से नहीं हटेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पारदर्शिता लाएं काम में, हमारे रूल्स का सिंप्लीफिकेशन करें, प्रोसीजर्स का सिंप्लीफिकेशन करें, और जो पारदर्शिता है उसको बढ़ाएं और लोगों की जवाबदेही बढ़ाएं। जी, वेल सेड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर। आप आने वाले कल में सिस्टम डेवलपमेंट की स्थिति में होंगे, जो आप मैनेजर लेवल पे होंगे, तो आज की बात आप उस दिन आप ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पीपल एंड टास्क। बस ये 2-3 मूल मंत्र करते जाए, खुद ब खुद जो खरपतवार फैल रही है वो अपने आप खत्म होने लगेगी। सर, सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये लॉ से जुड़ा हुआ है। बचपन में अक्सर स्कूल में ऐसा होता है कि मैंने अगर ये बता दिया टीचर को कि ये ग्लास खिड़की का किसने तोड़ा है, तो बाद में वो लड़का मुझे पीटेगा। ये छोटा एक स्वरूप बाद में भी देखने को आता है कि आपने किसी की कंप्लेंट की, जरूरी नहीं कि आप परेशान हो तभी आप कंप्लेंट की रास्ते को अपनाएं। दूसरे व्यक्ति भी तकलीफ में और आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है, तो आप मदद करें उस व्यक्ति की, ये आपका दायित्व है। क्योंकि आप आज जो भी कुछ है वो आप जैसे लोगों की, टीचर्स की मदद के जरिए संभव हुआ है, तो उस टॉर्च को आगे बढ़ाएं। तो क्या जी, मैं इसमें जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रोटेक्शन का प्रोविजन है? देखिए, आपको याद होगा IIT कानपुर से पढ़े हुए इंजीनियर थे सत्येंद्र जी, जिनको कंस्ट्रक्शन माफिया से उन्होंने शिकायत करी और परिणाम स्वरूप उनका मर्डर हो गया। इसके तहत काफ़ी इंक्वायरी हुई, काफ़ी स्टेप्स लिए गए और कुछ अवार्ड्स उनके नाम से भी बने हैं जो इंजीनियर्स को मिलते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जैसे विकसित देशों में कानूनी प्रावधान है, हमारे देश में भी कानूनी प्रावधान शुरू हुआ। धीरे धीरे इसने एक रेजोल्यूशन से ऑर्डिनेंस से एक्ट का रूप लिया
और अब आजकल हम उसको कहते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन का मतलब जो शिकायत करता है उसको कैसे गोपनीय रखा जाए और उसको कैसे सुरक्षा दी जाए ताकि उसे सत्येंद्र जी जैसा परिणाम न भुगतना पड़े और वो कुछ बिना डर के सच्ची बात सामने ला सके और काले कारनामे हैं उनको उजागर कर सके। इस पूरी प्रक्रिया को अब विधि सम्मत करने के लिए काफी काम किया जा चुका है और हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो इस मामले को लेकर कार्यरत है तथा इसकी सब जगह विजिलेंस अवेयरनेस वीक में भी पब्लिसिटी करने की कोशिश की जाती है ताकि हम सब ये जानें कि यदि हम शिकायत करते हैं करप्शन के खिलाफ तो हमें कानूनी प्रोटेक्शन भी मिले। थैंक यू सर। प्लीज प्लीज सर। मैं ये बात जोड़ना चाहती हूँ, एक बात जो हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में जानना चाहिए वो ये है कि सब विभागों को, सब उद्यमियों को ये दायित्व है कि वो सो मोटो सूचना प्रसारित करें जो अभी नहीं करी जाती है। वंचित वर्ग का सबसे बड़ा नारा ये है, हम जानेंगे तो जिएंगे। अगर हमें यही पता नहीं है कि सो मोटो जिम्मेदारियां इंफॉर्मेशन देने की विभागों की है तो हम मांगेंगे क्या? पहले हमें जानकारी भी तो होना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि एक तो बात ये है कि हम मांगते हैं, दूसरे हमें मिल जाती है। तीसरी बात, अगर किसी एक्शन के कारण हमारे ऊपर कुछ हिंसा होती है या क्राइम होता है तो हम उसका मुकाबला कैसे करें? ऐसे अनेक उदाहरण हैं हमारे पास। और एक उदाहरण मैं यहाँ पर बस बताना चाहूंगी कि गांव की चौपाल में कुछ एक गांव में औरतें चप्पल पहनकर नहीं जा सकती थी। जब उनका प्रशिक्षण हुआ, उनके हौसला अफजाई हुई तो उनमें से कुछ ने, एक ने ये साहस किया कि वो चप्पल पहनकर गांव में गई। तो जमींदार को और वहाँ के जो मुखिया थे उन तक बात पहुंची और उन्होंने बुलवाया, कौन थी चप्पल पहनकर आई। ये समूह में बात गई और सारी औरतें चप्पल पहनकर वो आ गई, हम गए थे। अब जब ये स्थिति आई एकजुटता की तो वो किसको कहते, किसको पनिश करते? ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो अगर हम एकजुट नहीं हैं तो हम इस स्थिति का कभी सामना नहीं कर सकते हैं, और अगर हम मिलकर कोई एक्शन लेते हैं तो हमारी जीत और हमारी फतेह जरूर होगी। यूनिटी सिर्फ मास बम तक लिमिटेड नहीं है था करिए सर। मैडम ने भी कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन में, सूचना के अधिकार में सो मोटो डिस्क्लोजर का प्रोविजन है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धारा 4 में ये प्रोविजन है कि सभी विभाग 17 तरह की सूचनाएं हैं जो कि वो अपने सो मोटो उसका प्रकाशित करें ताकि आम जनता को उन सूचनाओं के लिए विभागों के पास नहीं जाना पड़े। लेकिन ये कानून आया 2005 में और उससे पहले की भी सूचनाएं जनता अपेक्षा रखती है। अब सवाल इस बात का है कि जो पुराने रिकॉर्ड रूम्स हैं, पुराने जो रिकॉर्ड की व्यवस्था है वो इतनी अव्यवस्थित है कि पुराने रिकॉर्ड रूम नहीं है, उनमें बस्तों में बांध के रखे हुए रिकॉर्ड, पता नहीं है किस बस्ते में क्या है। अब उसको कौन ढूंढे? न कोई कंप्यूटराइजेशन था, न कोई रिकॉर्ड की लिस्ट थी। इसलिए लेकिन अब सभी स्तरों पर यह प्रयास किया जा रहा है कि रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन हो, रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था हो और सारी जो व्यवस्था है, सूचनाएं जो हैं जो एक्ट में कही जा रही हैं वो प्रकाशित हो, जनता को मुहैया हो। उसके लिए मांग भी करनी पड़े जनता को। लेकिन अभी भी सरकारें रिसोर्सेज के बहाने पर बहुत सारी बातों को टालती हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, विभागों को कंप्यूटराइजेशन, IT की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो लेकिन वो जमाना आ गया, टाइम आ गया है कि धीरे धीरे सभी को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। राजस्थान में इसमें काफी काम आगे बढ़ा है, ये मैं कह सकता हूं। इस प्रोग्राम के बाद में जब आप आज जाएं तो कम से कम 10 मिनट इस पूरी परिचर्चा में जो भी आपने मुख्य बिंदु आपके मन को छुए हो उनको जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, प्रोजेक्ट
विज आई, विजिलेंस आई। आप इसकी वेबसाइट, इस पर CBC की जो वेबसाइट है उस पर भी लिंक है और अलग से भी इसकी वेबसाइट है। आप किस तरह से मोबाइल के जरिए किस तरह ऑनलाइन या हार्ड कॉपी भी आप अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। आपसे अपने खुद से जुड़ी हुई सूचना भी हो सकती है, मतलब आपने कोई एक्सपीरियंस किया हो या कहीं दूसरी जगह कुछ घटना ऐसी हो रही है, उसे भी आप सूचना भेज सकते हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, सिंपल एप्लीकेशन के फॉर्म में आप फैक्ट्स को रजिस्टर करें ना। इस विभाग में बहुत चोरी है ना, खाना बहुत खराब है, नहीं, दाल में मिर्ची ज्यादा है, बट पिन पॉइंटेड डेटा उसमें फैक्ट्स के फॉर्म में लिखें। इस तारीख को ये इतने बजे इस अफसर ने ये एक्टिविटी की। अपना नाम जरूर रिवील करें, वो नाम जैसा सर ने बताया कि वो प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, विसल ब्लोअर्स को पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। उसे भेज दें, फॉलो अप नहीं करना है। आपका काम है, आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से चिट्ठी भेज दी, आपका काम हो गया। अब अगले ऑफिसर्स का काम है, दे विल इन्वेस्टिगेट द मैटर एज पर देयर ओन सिस्टम। आप दोबारा आप करेंगे तो हो सकता है आपकी सूचना गलत हाथों में पड़ जाए। सील लिफाफा जरूर होना चाहिए। और फिर और अगर इसमें एक थोड़ा सा मिसयूज ऑफ लॉ भी काफी सामने होता है, मेरी इनसे बनती नहीं है, कुछ डाल देता हूँ, इसके लिए कोई जी बस इसके बाद में मैं उस पॉइंट पर आ ही रहा हूँ। चलिए आपसे शुरू करते हैं। एक बात मेरे को कहनी है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ और वो यहाँ पर बैठे सभी लोगों पर अप्लाई है। हम साल में एक बार सरकार चुनते हैं, ठीक है, और 5 साल हम टकटकी लगा करके उसको देखते हैं। हमारे सारे प्रोग्राम, हमारा सारा ओरिएंटेशन गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर रहता है। गवर्नमेंट में जो बैठे ऑफिसर्स हैं वो ये बताते हैं, देखो हमने ये किया, हमने ये किया, हमारे सामने ये समस्या है। वो अपना पक्ष रखते रहते हैं और जो लोग, जो समाज, जो आप कल खड़े होने वाले हैं, वो सब लोग गवर्नमेंट ने क्या किया। मूल मुद्दा जो चौधरी जी ने कहा था एथिक्स का है। केवल गवर्नमेंट का ही करप्शन है ऐसा नहीं है, दूध वाला भी करप्शन के उसमें है। कल को मैं भी डेयरी में यदि दूध बेचता हूँ, 40 रुपये खरीदता हूँ और 45 रुपये बेच रहा हूँ और मेरे खर्चे नहीं चल रहे तो मैंने 10 लीटर उसमें पानी डाल दिया, अपना क्वांटम बढ़ा रहा हूँ। हॉस्पिटल्स बहुत बड़े करप्शन के अड्डे हैं, सब जानते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर जबरदस्त करप्शन करता है, सब जानते हैं। तो मूल मुद्दा ये है कि हम जो यहाँ लाइन लिखी हुई है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो इंडिया है, डिपार्टमेंट अगेंस्ट करप्शन नहीं है, वो स्टूडेंट अगेंस्ट करप्शन नहीं है, या वो इकोनॉमिक्स अगेंस्ट करप्शन नहीं है। तो हम चूंकि इंडिया है तो हम अपने आप को सुधारें। एक हरिद्वार में उनका आश्रम है शांति कुंज है, शांति निकेतन या शांति कुंज है। वो कहते हैं हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमारा मोरल हाई है तो हम लोगों के लिए अपने आप टॉर्च बन जाएंगे, अपने आप टॉर्च बन जाएंगे। उसमें लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम मेरा अनुसरण कर। महात्मा गांधी को गए कितने साल हो गए, 1949 में 48 में चले गए थे, है ना, और आज भी वो टॉर्च बन करके चल रहे हैं। और देश विदेश से लोग आते हैं तो महात्मा गांधी की मिसाल देते हैं, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की मिसालें दी गई। तो यदि हम खुद को एनलाइटन कर सकें तो हम ज्यादा अच्छा एक जो विजिलेंट होता है, जो हम एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभा पाएंगे। केवल गवर्नमेंट से काम नहीं होने वाला। और यदि गवर्नमेंट से ही सारा, क्योंकि इतने 125 करोड़ लोग हैं, एक SMS हॉस्पिटल जो है वो सब लोगों का लोड नहीं ले सकता। एक MNIT जो है वो सारे स्टूडेंट्स का लोड नहीं ले सकती। कोई भी IIT जो है वो सारे स्टूडेंट्स का लोड नहीं ले सकती। तो जब डिमांड और सप्लाई के बीच का जो ये लिंकेज है, ये कैसे दूर हो सकता है कि मैं अच्छी मेहनत करूंगा, मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा, मेरी रैंकिंग ऊपर आएगी तो मेरा MNIT में एडमिशन होगा। यदि मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा तो मेरे को SMS में नहीं जाना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ी हेल्प है। यदि मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखूंगा, मैं ट्रैफिक नियम, जैसे पुनीत जी कह रहे थे, मैं ट्रैफिक नियम को नहीं तोड़ूंगा तो मेरे को SMS नहीं जाना पड़ेगा, मेरे को पुलिस के ऊपर लोड नहीं करना पड़ेगा। हम खुद को एनलाइटन कर लें और समाज के परिप्रेक्ष्य में सोचें। केवल सरकार के परिप्रेक्ष्य में सोचने से मुझे लगता है कि ये मैलाफिक एंगल हो जाएगा, ये भी अपने आप में एक करप्शन हो जाएगा।
ये मेरे को कह रहा है। और एक लाइन है जो किसी गुमनाम कवि ने लिखी थी, और वो 4 लाइनें मेरे को बहुत प्रेरित करती हैं। बना ले राह तू रोशन तो फिर मंजिल अंधेरी है, बना ले राह तू रोशन तो फिर मंजिल अंधेरी है, फकत बस एक तीली है दोबारा जल नहीं सकती। आप इस लाइन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सामने युवा वर्ग बैठा है जिसको जो आगे चल के देश के कर्णधार बनेंगे। सवाल इस बात का है कि आज करप्शन पर चर्चा हो रही है। करप्शन के मुख्य कारण क्या हैं? करप्शन के जो मुख्य कारण हैं वो है एक्सेसिव रेगुलेशंस, ज्यादा नियम कायदे कानून बनाए हुए सरकारों ने। यह करप्शन का कारण है। हर चीज के लिए कानून कायदा, उस कानून कायदे में कोई न कोई लूप होल है, उस लूप होल का सदुपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा लाइसेंसिंग राज, हर चीज के लिए लाइसेंस। आपको यदि ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो यदि उसकी 480 रुपए फीस है तो 2.5 गुना फीस लगती है, क्योंकि उसमें एजेंट्स लगे, मिडिल मैन काम करते हैं। इसलिए क्या है कि ऑथराइजेशन और इंटाइटलमेंट्स, जो गरीब वर्ग है, बेसहारा वर्ग है, उनको बहुत सारी स्कीमें चला रखी सरकार ने। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इनमें आप देखिए कि फेक नाम लिख के, मजदूरों के नाम गलत लिख के कितना पैसा उठाया जा रहा है, कितना भ्रष्टाचार है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, बीपीएल के नाम से सरकारी हॉस्पिटलों में कितनी दवाइयां उठाई जा रही है। बीपीएल को फ्री इंटाइटलमेंट है, आजकल तो सभी को निःशुल्क दवाई योजना करती है राजस्थान में। लेकिन इन सब चीजों को इस युवा वर्ग को ही सोचना है। युवा वर्ग को ही सोचना है कि कैसे मोनोपोली खत्म की जाए। बहुत सारी सेवाओं की मोनोपोली है। आज बिजली है, आज टेलीफोन में अपन ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो आपको टेलीफोन में कितनी सुविधा है, लेकिन आज बिजली में कितनी तकलीफ है, क्योंकि मोनोपोली है सरकार की। तो मोनोपोली कैसे खत्म हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की है चाहे वो पब्लिक सेक्टर की, इस पर भी विचार करने की युवा वर्ग को जरूरत है। करप्शन भी है तो आप लोग इस बात पे सोचिए कि कैसे सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स का, कैसे मोनोपोली खत्म हो, कैसे लाइसेंस राज खत्म हो, उसमें क्या फैसिलिटी दी जाए। इन सब बातों पर यदि हम विचार करेंगे तो मेरा देश भारत निश्चित रूप से करप्शन फ्री बनेगा। सरकार भी इस दिशा में प्रयत्न करेगी। मौका आपकी तरफ से प्लीज। सभी अतिथिगण और निर्णायकगण को मेरा प्रणाम। मेरा एक अनुभव है, प्रश्न संक्षिप्त रखते हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं करते। जैसा कि मैंने यहाँ पे सुना, आपने देखा होगा, मुझे लगा कि हमारा जो इकोनॉमी है वो मेन कारण करप्शन का है। आचार्य चाणक्य ने भी इस पे अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा था धर्मस्य मूलम अर्थः, यानी कि जब जब हमारा अर्थ कमजोर पड़ेगा तो धर्म भी कमजोर पड़ेगा, धर्म कमजोर पड़ेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो जैसा सर ने कहा है कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम बहुत खराब है, तो इंडिया एक ऐसा कंट्री रहा है, कभी इकबाल ने भी कहा था कि मतलब यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां में, कुछ बात है हमारी कि हस्ती मिटती नहीं जहां से। तो हमारा जो अलग देश था, जैसे कि हम डाइवर्सिटी थी, लेकिन जब यूनिटी की बात आती थी तो हम देश के लिए खड़े हो जाते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि हम ऐसे छोटे से करप्शन से सभी लोग लड़ने में असमर्थ हैं। हमें सब कुछ पता होते हुए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं निकाल पा रहे हैं और बीच में नहीं जोड़ पा रहे हैं। गवर्नमेंट भी फ्लॉप हो रही है, तो हम बुद्धिजीवी लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? मेरा यही क्वेश्चन है। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी प्रश्न पूछे बिल्कुल स्पष्ट हो और संक्षिप्त हो। आप ये जानना चाह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्या हो जिससे इरोड किया जा सके इसको? क्या लॉ होगा, मेथड होगा, सिस्टम होगा या इंडिविजुअल विल पावर? इसके बारे में
अभी आई के भट्ट साहब ने आप लोगों को बताया था कि सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारा चरित्र कैसे उठे, और वो हमारे रसोई घर से उसकी शुरुआत होती है, माँ से उसकी शुरुआत है। यदि मैं मेरे घर में रिश्वत के पैसे लेके जाता हूं और मेरी पत्नी उससे ऑर्नामेंट खरीद लेती है और खुश होती है, तो कभी करप्शन नहीं मिट सकता। लेकिन मेरी पत्नी ये कहती है कि ये करप्शन का पैसा मुझे रसोई में काम में नहीं लेना, मुझे इसके ऑर्नामेंट्स नहीं चाहिए, मुझे तो ईमानदारी की कमाई चाहिए। हर माँ अपने बेटे को यदि ये कहे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारे विचार भी सात्विक होंगे, हमारा खान पान भी शुद्ध होगा और निश्चित रूप से देश से करप्शन निरोध होगा। तो यहाँ बैठी सभी we are sitting here in an institute of प्रौद्योगिकी संस्था. One of the main focus of government focus of youth is use of this प्रौद्योगिकी or technology in speeding up work processes, improving systems. It would be a signal contribution if the team led by Professor Bhatt and aided by all these young, fertile minds could come together with some technical solutions which will improve not only the speed of our working but also our systems and procedures. It will make a great contribution. मेरा नाम दीप सिंह है, लाइब्रेरियन हूँ यहाँ पर। ये विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हूँ, हर बात समस्या वो मुझसे शेयर करते हैं। जब कोई बात होती है तो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो कहते हैं कि जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, क्यों आप अपना खुद का काम क्यों नहीं करते? तो कहते हैं नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा सुविधा है, आसानी है, और वो क्या है कि थोड़ा सा मतलब जॉब के साथ साथ कुछ ऊपर का पैसा नीचे का पैसा बन जाता है, इसलिए हम उसमें जाना चाहते हैं, खुल के कहते हैं। और यहाँ पे कभी बात आती है आरक्षण की बात आती है, वहाँ पे भी ये बात आती है कई बार कि बाहर पब्लिक में स्टूडेंट्स मिलते हैं तो कहते हैं कि नहीं एसएससी में थोड़ा सा ठीक रहता है, वहाँ जाने से थोड़ा सा हमें और भी पैसा कमाएंगे। तो इस तरह की जो बात आती है वो भी है। दूसरी बात आती है कि जैसे आपने एक बात बताई थी, मैं एग्जाम्पल के साथ कहना चाहूँगा अपनी बात कि अवेयरनेस की बात है। मैंने खुद ने इस चीज़ को गौर किया है कि जैसे एक डॉक्टर्स हैं, एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एमएससी का स्टूडेंट है, उसके फादर को दिखाने गया ईएनटी हॉस्पिटल नियर जयपुर नगर निगम, तो वहाँ उन्होंने अपने ही नीचे हॉस्पिटल के नीचे जो शॉप थी उसकी मेडिसिन लिख दी। वहाँ देखा मेडिसिन बहुत महंगी थी, तो मैंने कहा आप शॉर्ट क्यों नहीं, आप शॉर्ट लिख दीजिए। तो दोबारा के अंदर डॉक्टर से दिखवा के लिए डॉक्टर ने नहीं लिखा, अल्टीमेटली उनके पीए ने मेरे को उस तरह की कहा कि मैं शॉप पे बात करती हूँ, आप लिखवा दीजिए। मैं खुद अपने शॉर्ट लिखे और दूसरी दुकान से लिख लिया, तो दवाइयाँ सस्ती मिली। तो इस तरह की चीज़ें हैं, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कि दो बात प्रश्न ये था कि सरकारी नौकरियों के पीछे भागना, डॉक्टर साहब ने कहा कि इंटरनेट क्यों नहीं बनते, अपना रोजगार क्यों नहीं करते, बहुत बार कहा है, 15 अगस्त में बोला है। तो सुविधाओं के और सुरक्षा की जॉब सुरक्षित है, इन चीज़ों के पीछे क्यों भागते हैं, न कि अपना खुद का कुछ करें। बट सब आपसे जानना चाहेंगे। फॉर्चुनेटली इस कॉलेज की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है जो आप कह रहे हैं। यहाँ का हर एक बच्चा जो प्लेसमेंट जिसका हो रहा है वो नॉर्मली प्राइवेट में ही है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा रहे हैं। In fact, it is a very unfortunate situation. There was a time when the students, the bright students, would go for IAS, IPS, IES examinations, but now the bright students are not going towards that. They are not looking at government sector now. We are promoting them to become entrepreneurs. We are trying to help them to become the employers rather than employees. And that is what will ultimately help our country to become better. It is not just only कि जहाँ पर हम गए और फिर नौकरी करने लगे इन्फोसिस में, विप्रो में और जगहों पर,
अल्टीमेटली व्हाट कैन मेक अवर कंट्री बेटर इज, क्या हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, जहां हम अपने देश में जो कुछ बन रहा है यहाँ पर ही बन रहा है और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं और बाकियों को भी बेच रहे हैं। इस समय हमारे पास सिचुएशन वैसी ही है। वी हैव एन एज इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक एडवांटेज, एंड इस डेमोग्राफिक एडवांटेज को हम तभी हासिल कर सकते हैं जब उनमें स्किल्स अच्छे हों। जब स्किल्स, अच्छी एजुकेशन हम देंगे तो वो कॉम्पिटेंट होंगे, उनके पास स्किल सेट भी अच्छा होगा, एंड दे विल बी कॉम्पिटेंट टू वर्क इन एनी एनवायरनमेंट ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक MNIT, and I am confident that we in this institution are doing it in that manner, and we, और एक सिंपल तरीका ये देखने का है कि हम अपने से पूछें कि is the brand name of MNIT moving ahead, going up with whatever we are doing collectively in this institution. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका स्थान, आपको रेस्पेक्ट जो लेवल है वो बढ़ती जा रही है तो आप एक अच्छा काम ही कर रहे हैं। There are always some aberrations, लेकिन aberrations को सिस्टम नहीं माना जा सकता। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में नियमों की कमी, जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में नियमों की कमी नहीं है, उनको लागू करने की जो सक्रियता है उसकी कमी है। तो इसीलिए जो व्यापक जन समुदाय है उसमें इस करप्शन को लेके भय नहीं है, वो डरता नहीं करप्शन करने से, उससे वो सही लगता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक के अंदर हमने उसको लागू करने, जो हमारे जो नियम है करप्शन के अगेंस्ट, उसको लागू करने के प्रति क्या एक्टिवनेस दिखाई सकती है? किसी ने अभी आपसे ये कहा था कि हर एक आदमी अगर अपने में ये निश्चित करता है कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना है तो कोई भी हमको गलत काम करा नहीं सकता। ये हम हर एक इंडिविजुअल को देखना है। The students of this place, हर साल यहाँ से 1-1.5 लड़का निकलता है और हर एक लड़का अगर यही प्रण करके जाता है कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा और कभी गलत बर्दाश्त भी नहीं करूँगा, जो कि इन्होंने कहा था, तो कभी भी हम दबेंगे नहीं। थोड़े दिन परेशानी रहेगी, यस, बट एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका एक सिस्टम बन जाता है और वो सिस्टम मैच्योर होके अच्छा ही हो। तो रेस्ट इसमें एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ, तो ये है कि हम लोग ये मानते हैं कि अगर ये गलत हो रहा है तो हम लोगों को प्रेशर ग्रुप्स बनाने बहुत जरूरी है। और ऐसा क्यों होता है कि जो करप्ट लोग हैं उन बहुत जल्दी एकजुट हो जाते हैं, ग्राम सेवक मिलकर हड़ताल कर देते हैं उनका यूनियन की, हम सूचना नहीं देंगे, लेकिन हमारे ऐसे लोग छुटपुट एक कर अकेले संघर्ष करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी एकजुटता और मिलकर किसी चीज का विरोध करने की संस्कृति का विकास करना पड़ेगा, तब हम शायद अपने व्यू पॉइंट को बहुत ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे और लोगों को मानने पर भी मजबूर कर पाएंगे। दोस्त, अंधेरा कितना भी हो, एक दिया काफी है रोशनी करने के लिए। सर नमस्ते सर। सर मेरा सवाल ये है कि हम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं कि करप्शन जो है वो देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, ऐसी बातें सुनते आ रहे हैं और उसके लिए हमने काफी प्रयास भी किए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमें यूएन के अंदर स्थायी मान्यता चाहिए। हमारा देश अचानक से ही दुनिया के नामी गिरामी देशों में गिना जाने लग जाए, हमारे देश में ये विकास हो वो विकास हो, तो उनके लिए नहीं लगता आप लोगों को कि हमें इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसा परिवर्तन जिससे हम इतने सालों की जगह कुछ छोटे टाइम पीरियड के अंदर ही इसको कंप्लीट कर लें कि हमारा देश इससे मुक्त हो जाए। आपका नाम क्या बताया आपने? सर मेरा नाम धर्मेश कुमार है। धर्मेश, इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, आप सीबीसी की वेबसाइट पर जाएं, एक केस करप्शन है, चाहे वो
100 रुपए का हो या उसके आगे कितनी भी ज्यादा जीरो बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। और वो बहुत ऑटोनोमसली और इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट्स प्रोवाइड करना वो हमारा काम है। हम सरकार की मदद करेंगे, हम समाज की मदद करेंगे, हम अपनी मदद करेंगे तो चेंजेस आ जाएंगे। और चेंजेस लाने के लिए सालों नहीं लगेंगे। आईटी का जमाना है, चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं। आप एक इंफॉर्मेशन फेसबुक पर अपलोड कर दीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू आप देखिए कितनी जल्दी स्प्रेड होती है। जो पहले इंफॉर्मेशन आती ही नहीं थी। मीडिया 24 घंटे है। न्यूज जो सिर्फ दूरदर्शन पर दिन के खास वक्फे में आती थी, एक बार या 2 बार, आज 24 घंटे न्यूज है। आप एक बार लिंक तो दीजिए, लीड तो दीजिए, बहुत तेजी से होगा। मतलब आईटी के जमाने में मुश्किल बात नहीं है। सर आपको लगता है कि जो लीड दी जाती है वो बहुत जल्दी डिपेंड करता है आप लीड फैक्ट्स के साथ दे रहे हैं। अगर आप एक वेग इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर फैक्ट्स के साथ में भी है तो आपको लगता है कि मीडिया इतना न्यूट्रल है, उसमें करप्शन, आप 10 चैनल को दीजिए, आप 10 चैनल्स को दीजिए। अगर आप सिर्फ एक को दे रहे हैं तो हो सकता है बाइसिंग हो सकती है, इंटरेस्ट की बात हो सकती है। आप 10 चैनल्स को दीजिए। ऐसा नहीं है, आपके और मेरे जैसे लोग बहुत सारे हैं, हर दफ्तर में हैं, जिनका मोटिव काम की एक्सीलेंस को लेकर है। जैसा भट्ट साहब ने कहा कि अपने काम के प्रति आपकी ईमानदारी है। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, चाहे झाड़ू लगाने का ही काम करते हो, पता है घर में भाई आती है, सोफे के नीचे कौन लगाए। और ऐसे भी लोग होते हैं कि जब कोई घर में नोटिस नहीं कर रहा है, क्योंकि सफाई तो दिखेगी ना अल्टीमेटली, तो शाइन आपकी अपने आप से बनेगी। ऐसा नहीं आप 10 जगह आप भेजिए, फेसबुक पर आप सबसे पहले अपलोड कीजिए, रिपोर्टर का फोन आपके पास पहले आएगा। कोई फैक्ट्स है तो मुझे आप दे दीजिए। ऐसा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं कहीं गया, मोबाइल से पिक्चर ले लिया, पीपल स्टार्टेड, मतलब रात 2 बजे तक फोन ही बजते रहे। मतलब प्रेजुडाइज ना ले मीडिया को लेकर के। सब तरह के लोग सब जगह होते हैं। प्लीज नहीं, अगर ऐसा है तो मेरे मन से पूछिए, तेरे मन की बात। Good evening, sir. I want to ask, do the higher wages for the bureaucrats will reduce the corruption? Could you please repeat your question? Hello, sir. I want to ask, do the higher wages for the bureaucrats will reduce the corruption? This particular question has agitated several pay commissions. Several views have been expressed on it, including by Honorable Chief Justices of the Supreme Court. But I think the consensus view is that corruption is not a matter of need. Corruption is a matter of greed. And no amount of wages or inequality in wages can actually reduce it. What can really reduce is the institutional strengthening of those pillars in our system which are anti-corruption. And for this, whatever we can do to change this coverage within, that is what will be most effective. Not simple hygiene factors like wages. Sir, my question is that to curb corruption, government is thinking over improving the फाइनेंशियल इंक्लूजन। लेकिन सर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम के बारे में सोच रही है। इससे वो कहना चाहती है कि जैसे राशन के माध्यम से हम गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं, वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं मिल पाते। इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़े। जो जितना भी पैसा आज सब्सिडी के तौर पर गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है, मतलब जिन माध्यमों से सेकेंड मीडियम से आता है, वो डायरेक्ट अगर उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा और जो लोग हैं वो अच्छा गेहूं और चावल भी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सर इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो इसमें आपके क्या कमेंट्स हैं? नहीं, यू हैव रेज़्ड अ वेरी इशू। जो अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो सब्सिडीज है वो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होती है, और जो अकाउंट में ट्रांसफर होती है वो भी जो घर की लेडी है, क्योंकि गांव में क्या होता है कि आदमी के जैसे अकाउंट में आदमी पैसा गया तो दारू पीता है, काम करता नहीं है। तो अभी ये सिस्टम बना दिया है कि जो हाउस लेडी है उसके नाम से अकाउंट होता है, उसके नाम अकाउंट में डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर होती है।
तो उससे करप्शन काफी कम हुआ है, ये रियलाइज किया गया है। गुड सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट। सर मेरा नाम विजेश बागलीवाल है और मेरा क्वेश्चन सामान्य पूर्व न्यायाधीश महोदय से क्वेश्चन ये है कि पीएससी केवल एक ऐसी एग्जाम है, मुझे लगता है कि जहाँ पर ऐसी एग्जाम है जहाँ पर भ्रष्टाचार करप्शन लगभग जीरो है, लेकिन जब यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद व्यक्ति उसमें जाता है, मुझे लगता है और न्यूज चैनल के अनुसार पता चलता है कि वहाँ पर करप्शन सबसे ज्यादा है। ये बात कितने प्रतिशत सही और आपका इस पर क्या मत है? और दूसरा प्रश्न मेरा बहुत ही छोटा है और ये है कि एक व्यक्ति अब यूपीएससी परीक्षा पास कर लेता है, इसके बाद वो करप्ट हो जाता है, क्या ये उसकी मजबूरी होती है, हाँ या ना? इसमें आपका आंसर चाहूंगा। और लास्ट और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि पता नहीं इस हॉल में कितने आईएएस ऑफिसर बैठे भविष्य के, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं अपना रोल? थैंक यू। 3 क्वेश्चन आप यूपीएससी में मैं भी गया हूँ इंटरव्यू लेने के लिए और आरपीएससी में भी जाता रहता हूँ। मैंने वहाँ देखा 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जो इंटरव्यू का वेटेज है वो बहुत कम है। तो जैसे आरएस के एग्जाम्स हैं फॉर एग्जांपल या यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, तो उसमें जो रिटर्न का वेटेज है बहुत ज्यादा है। और इंटरव्यू में के बेसिस पे भी हम लोगों का पैनल बैठता है एंड वी ट्राई टू बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए ये तो मेरे को समझ में आया कि यूपीएससी में इंटरव्यू में कुछ करप्शन होता है, नो। अब दूसरा क्वेश्चन आपका था कि एक बार पास हो जाता है, जब नौकरी मिल जाती है, तो ही पहले तो इंटरव्यू में तो बहुत अच्छा बोलता है वो कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। यूपीएससी में आरपीएससी में बाय एंड लार्ज इंटरव्यू का वेटेज भी कम होने के कारण और पैनल होता है, कई डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, इसलिए वहां पर कोई करप्शन ऐसा है नहीं। दूसरा ये आपने पूछा कि सिलेक्शन हो जाने के बाद में वही कुछ सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ इंटरव्यू में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता की सेवा, देश की सेवा करेंगे हम और इसलिए आईएएस में आना चाहते हैं, इसलिए हम प्राइवेट में नहीं जा रहे हैं। और आने के बाद में फिर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। ऐसे कई ऑफिसर्स हैं, नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो हार्ड ऑनेस्ट, उनके कई नाम भी शायद हार्ड ऑनेस्ट ऑफिसर्स उनके कई बार ट्रांसफर हो जाते हैं, साल में 2-3 दिन बाद ट्रांसफर हो जाते हैं और उनके खिलाफ में भी काफी कार्रवाई होती है, लेकिन वो फिर भी अपने ऑनेस्टी पर अड़े रहते हैं। तो इट इज ए इंडिविजुअल चॉइस। क्योंकि वेजेस की बात हुई थी तो बहुत अच्छे वेजेस हो गए हैं अभी तो ब्यूरोक्रेट्स के जो हायर लेवल पे हैं उनके बहुत ही अच्छे वेजेस हो गए हैं और उनको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है कि 2 एक्स्ट्रा पैसा कमाने की कोशिश करें। तो इट इज ए इंडिविजुअल चॉइस। तीसरा आपका क्वेश्चन था कि क्या स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? हाँ, स्टूडेंट्स क्या करना सोसाइटी वो डायरेक्ट साहब बहुत अच्छी बात कही थी कि इनजस्टिस को टॉलरेट करते हैं, अगर आपको पता है इनजस्टिस को टॉलरेट करते हैं तो वो भी एक तरह से उसको इमोरल नहीं बताया उन्होंने कि गांधी जी ये कहते हैं इनजस्टिस को टॉलरेट करना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो ये बच्चों से हो गए बाद में आने के बाद में हमारे कई सारे चेंज हो जाते हैं, हमारा फैमिली बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, माइंडसेट थोड़ा टॉलरेट हो जाता है कि चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन यंग जो लोग हैं उनकी वजह से आप देखिए यंग लोगों के अंदर प्लान से कितने चेंजेस आते हैं। तो आप लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप रेज करेंगे अवेयरनेस भी, और दूसरा हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट में सिस्टम में भी ये होना चाहिए। जैसे लॉ है, मेरे माइंड में आता है कि हमने भी जैसे एमएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया किसी ने, और आप भी इंजीनियर्स कर लेंगे, इंजीनियरिंग करने के बाद में आपको अगर कोई लॉ की जो कॉमन है आपको पता नहीं है कि मोटर व्हीकल एक्ट में क्या प्रोविजन है, या फॉर एग्जांपल ये जो इसी दुष्कर्म की बातें चल रही है आपको पता नहीं क्या अमेंडमेंट हो गया है, क्या प्रोविजन है। रिश्वत देने का जैसे भी पता है कि देना भी गलत है, अब आपको मालूम नहीं कि कौन सा तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्या है, उसमें क्या प्रोविजन है। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल डेज से ही कुछ एक लॉ का इनपुट करिकुलम में होना चाहिए। तो बच्चा जब बीकॉम करने जाए, बीएससी करने जाए, इंजीनियरिंग करने जाए तो उसको कुछ छोटे मोटे तो नॉलेज हो कि तो उससे क्या अवेयरनेस बढ़ेगी तो उससे फिर आप करप्शन के लिए फाइट करेंगे। तो आपसे तो ये अपेक्षा की जाती है कि डोंट टॉलरेट, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, डोंट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ थिंग। और जब ये बात करते हैं पूरे राज्य के अंदर एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है, और मैं भी मानता हूँ, ये चाहता हूँ कि आपने एक जो बच्चा है वो विजिलेंस कमिश्नर बने, वॉच डॉग बने। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद लगभग मेरे को लगता है समाप्त करने का समय हो गया है। एक हमारे मित्र हैं और बुक बाइंडर होता है ना, बुक बाइंडर, वो काम करते हैं और उनका जो टर्नओवर है वो करोड़ों में होगा। खुद पढ़े लिखे, मेरे को लगता है कि ग्रेजुएट होंगे वो। आज तक कभी 1 रुपया नहीं दिया, ठीक। इनकम टैक्स की रेट भी पड़ी तो भी उन्होंने कहा कि भाई वो अकाउंटेंट संभालता है, वो आएगा कर लेना।
आपका एटीट्यूड जो है ना वो बताता है कि यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जहाँ पर आपने लाइसेंस के लिए जो बात हो रही थी ना कि लाइसेंस के लिए आप दलाल जो है उसको आप 1500 रुपये दोगे और काम हो जाएगा, 2500 रुपये दोगे और काम हो जाएगा, और खुद 1500 भी दोगे और 20 दिन चक्कर लगाओगे तो भी काम नहीं होगा। एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड से जो बात है, और उनकी एक बात बहुत अच्छी है, वो जैसे चौधरी साहब के पास जाएंगे तो वो सीधे चौधरी साहब को कुछ नहीं कहने वाले। वो कहते साहब चौधरी साहब इतनी मेहनत की, आपने IIT कानपुर से की, आपके माता पिता ने क्या क्या सपने देखे, आपने इतनी मेहनत की, IPS की पढ़ाई की, फिर आप IPS सेलेक्ट हुए, कितने राजनीतिक दबावों में आपने काम किया, और जब इतनी सारी चीज़ें आप फेस करके आ गए तो ये छोटा सा मुद्दा, इसमें आप किसी चक्कर में आ रहे हो। तो मोरल जो है ना अधिकारी का, आप यदि उसकी डिग्निटी और उसकी डिग्निटी को आप इंट्रोड्यूस कराओगे, क्योंकि वो उस सिस्टम में इतना फंस गया है कि उसको अपनी डिग्निटी भूल गया है कि वो कितने, आप में से जो लोग IAS IPS की तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे ना, उनको पता लगेगा कि कितने पापड़ बेल के वो उस स्थान तक आया है, कितने संघर्ष उसने अपने परिवार को चलाने के लिए किए हैं, कितने राजनीतिक षड्यंत्रों से बच करके वो अपनी कलेक्ट्री से सही वापस अपने डिपार्टमेंट में आ गया। ये जब आप उसको बताओगे कि साहब आपने इतना संघर्ष करके आपने इतना किया, ये तो छोटा सा मुद्दा है, तो निश्चित रूप से आपके साथ न्याय होगा। पर उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन वाली दृष्टि चाहिए, आक्षेप वाली दृष्टि से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद। कैमरे की नजर से आप भी कुछ कहें। मैं सिर्फ इस बात पे कहना चाह रहा हूँ, सर ने जो बात कहा कि इंटरव्यू के दौरान बच्चे हम इंटरव्यू लेते हैं बड़े जोश से होते हैं, उस टाइम तो ऐसी देशभक्ति की बातें करते हैं, बाद में वो ऐसे हो जाते हैं। मुझे लगता है सर वो जिस जोश के साथ आते हैं पूरे अच्छे से समझ के आते हैं, लेकिन जैसे कि बच्चे ने कहा कि वो होते तो प्योर हैं, लेकिन जब वो सिस्टम में आते हैं और चारों तरफ ये देखते हैं तो उनको मजबूर होके वो स्टेप उठाने पड़ते हैं, जिनके लिए आपने कहा, उनको दोषारोपित किया कि वो ऐसा जोश के साथ आते हैं, बाद में ऐसा करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आते हैं उसी जोश के साथ है, वो माहौल उनको मजबूत कर देता होगा। स्वामी साहब, मैं ये इस बात से मैं कहना चाहूंगा, अगर अपनी रीढ़ की हड्डी अच्छी हो, सुदृढ़ हो, तो माहौल आपको नहीं झुका सकता। ये बात तो ठीक वैसे ही हुई कि जिंदगी जीने को दी तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था पी तो पी मैंने ना पीता तो मैं ना पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता, तेरे लिखे को निभाया, क्या कहता कि मैंने। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। अच्छा बने रहने के लिए, अच्छा बनने के लिए बुरा जाना जरूरी है। देखिए एक मैं थोड़ा कहना चाहूँगा सर, ये बच्चे हमारे एक फाइनेंस अगर बगल में बिहारी जी हमारे यहाँ एक फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे और टॉप ऑनेस्ट IAS ऑफिसर थे। एक बार ऐसी काम मैं भी बैठा था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रही और मैं जानता हूँ कि बच्चों को याद रहे। अगर आपकी किस्मत में पैसा लिखा है, किस्मत में पैसा लिखा है तो जरूर आपके पास आएगा। आप गलत काम करोगे पैसा आ जाए ऐसा जरूरी नहीं, आ जाए टिक जाए जरूरी नहीं है, लेकिन किस्मत में लिखा है, आप सही काम करते रहेंगे, आपकी पैसा बनना है, आपको रिच बनना है, पैसा आना तो जरूर आएगा। स्वामी साहब, आपने ये बहुत अच्छी केस स्टडी रखी है। मैं इसी जयपुर शहर में 15 सालों से हूँ, MNIT से सन 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 4 साल में जो फिजा बदली है वो रीढ़ की हड्डी का ही कमाल है। तो ये इंडिविजुअल एफर्ट की बात है। तैयार करना पड़ेगा एग्जैक्टली के लिए, इस तरह से कन्विंस करना पड़ेगा हमको कि पैसा, जैसे सर ने कहा कि आप अपने अंदर वो काबिलियत लेके आइए, और क्यों आप इसके आगे नहीं झुकेंगे। आप में अगर स्किल्स होंगी, आप इतना तो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज जो आज भौतिक का बात हावी हो रहा है हमारे, जिस फालतू में हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं और संतोष की चीजें मिलता है, जब तक ये चीजें हम संस्कारों में या पढ़ाई के द्वारा इनको कॉन्फिडेंट नहीं करेंगे तब तक ये चीज नहीं होगी। वेल सेड। अपनी नीड को समझे। मुझे लगता है अब तो समअप करने का ये लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बस। सर लास्ट क्वेश्चन।
आप फैकल्टी मेंबर हैं, आखिरी मेरा प्रॉपर सिंपल सीधा सवाल नहीं है। बेसिकली मैं महेश जी ने जो बात कही उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप सबने बहुत अच्छी बात कही कि कैसे करप्शन को रोकना चाहिए, कैसे हमें उसको फेस करना चाहिए, सारी बातें बहुत अच्छी है। और होता क्या है, जब भी करप्शन की बात आती है तो सबसे पहले अगर मैंने सवाल उठाया आप बोलेंगे आप ईमानदार बनिए, इन्होंने उठाया आप इनसे बोलेंगे आप ईमानदार बनिए। इट इज आवर ड्यूटी टू गिव आवर फ्यूचर जनरेशन अ बेटर सोसाइटी, not we should not expect them to give us a good society. Every time we say what we have to do is, मैं बीच की सोसाइटी का, आप लोग बड़े हैं, मैं बीच का, ये आने वाली जनरेशन है, हमको ये करना है साथ मिलके कि हम इस पूरे सिस्टम को बेटर कर पाए। वरना डिस्क्रिप्शन के नाम पे, वरना पैसे के नाम पे, वरना मजबूरी के नाम पे, वरना ग्रीड के नाम पे, किसी न किसी नाम पे हम लोग करप्शन करता है या देखता है और करता है। What we have to do is we have to set an example. अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं करप्शन नहीं करता हूँ, it must be visible in my actions. Not only I am saying it, it has to be visible. Then only it will be a true meaning of क्या हो पा रहा है। हमने रूल्स बहुत सारे बना दिए, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन का बना दिया, हमने सीबीसी का बना दिया, हमने विजिल ब्लोअर एक्ट बना दिया, सारे बना दिए, लेकिन वही व्यापम में भी मर्डर सारे साथ हो रहे हैं, जो भी आपके सामने आता है उसका मर्डर हो जाता है। सो रूल्स या लॉज बनाने के बाद में भी क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट, एक छोटा सा एग्जांपल, हमारी गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि उन्होंने पॉलिथीन को बैन कर दिया। आज आप शहर में जाएंगे तो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, पॉलिथीन का कम इस्तेमाल करें। यू हैव मेड अ लॉ, उसको बैन कर रखा है। जो आदमी बना रहा है या इस्तेमाल कर रहा है या उसको यूज कर रहा है, आप उसको जेल में डाल दीजिए। सो रूल तो सारे बन गए, बट देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल। एंड व्हाट व्हाई आर वी making rules to create more corruption and more corruption? As you rightly said, there are many laws, there are only loopholes. So that is what is happening. आप मुझे बोल दीजिए मैं ईमानदार हो जाऊंगा, लेकिन जो मेरे आसपास में करप्शन हो रहा है उसको कैसे रोकूंगा? अगर खाली मैं ईमानदार होगा, करप्शन कैन नेवर एंड अल्टीमेटली आई विल स्टॉप इट समवेयर, एंड दैट कैन ओनली हैपन जब ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग स्ट्रांग है, उसका बेटर है। उसके बिना बहुत अच्छी बात कही स्वामी साहब, आपकी और आपकी बात से सहमत होते हुए ये बात रख रहा हूँ। फिजा बदलने लगी है, हो गई है पीर अभी बाकी लिए, हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम का समापन करें, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर की तरफ से हम हमारे सम्माननीय अतिथियों को, विद्वज्जनों को, विदेशियों को स्नेह, सम्मान और सहयोग के प्रतीक के रूप में उनको सम्मानित करना चाहेंगे, अभिनंदित करना चाहेंगे, विभूषित करना चाहेंगे। मेरा अनुरोध है संस्थान के माननीय निदेशक प्रोफेसर इंद्र कृष्ण जी भट्ट से कि वह सुरेश चौधरी जी को शॉल ओढ़ाकर और उनको श्रीफल प्रदान कर भारतीय संस्कृति के अनुरूप उनको सम्मानित करें, उनका अभिनंदन करें। निदेशक महोदय से मेरा पुनः अनुरोध है कि वह राजस्थान के सूचना आयुक्त डॉक्टर पीएल अग्रवाल साहब को शॉल ओढ़ाकर श्रीफल प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद निदेशक महोदय, धन्यवाद निदेशक महोदय। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, धन्यवाद निदेशक महोदय, कुल सचिव महोदय के अक्षर कलों से भी कुछ करवाना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा संस्थान के कुल सचिव सिविल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर मेरे मित्र श्री महेंद्र कुमार जी श्रीमाली साहब से कि वह आदरणीय रमेश कुमार जी जैन साहब को सम्मानित करें, उनको शॉल ओढ़ाएं, उनको श्रीफल प्रदान करें।
धन्यवाद श्रीमाली जी। मैं अनुरोध करना चाहूँगा संस्थान के मुख्य सतर्कता अधिकारी प्रोफेसर आर.पी. यादव साहब से कि वह सुरेंद्र चतुर्वेदी जी को शॉल ओढ़ाएं, श्रीफल प्रदान करें, उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, उनको विभूषित करें। संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर सुमन राठौर मैडम से मेरा अनुरोध है कि वह श्रीमती ममता जेटली जी को शॉल ओढ़ाकर और श्रीफल प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। श्रीमती डॉक्टर किरण राठौर। और अंत में प्रोफेसर पृथ्वीराज जी सोनी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह इस परिचर्चा और परिसंवाद के कुशल संयोजन संचालन हेतु जो हमें सहयोग प्रदान किया पुनीत शर्मा जी ने, उनका भी उनकी इस कला के लिए, उनके सहयोग के लिए उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करें। शॉल ओढ़ाएं श्री प्रोफेसर पृथ्वीराज जी सोनी। और अंत में 1 मिनट का समय और दूंगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे सहयोगी डॉक्टर दीपक वर्मा जी को कि वह धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करें, आभार प्रदर्शन करें। दीपक वर्मा। Good afternoon, everyone. It is my privilege, it's an honor to propose the vote of thanks for the event. From the beginning, let me take this opportunity to thank the person who has initiated this awareness program, who has been a continuous source of inspiration and a pillar of strength for all of us, Professor Aikebar. I would like to thank Honorable Registrar, Professor M.K. Shrimali and his team for amply providing us support for organizing this particular event. I would like to thank all panelists here for the enlightenment that they have provided us today. Indeed, this awareness, I believe, is just a starting. We will continue doing this particular thing. We have been organizing events since 26th of October. I would like to thank all who were involved in organizing those series of events, starting with the guidance of Professor R.P. Yadav, Dr. Suman Rathore, Dr. Ashok Kumar Agarwal. And I would also like to thank all student participants, staff participants, faculty participants who have actually made these organized events worthwhile. Thank you all. धन्यवाद दीपक। मंचासीन सभी लोगों का एक बार पुनः संस्थान की तरफ से बहुत 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 आभार। और आज जब यहाँ से जाएं तो ये प्रेरणा लेके जाएं, ये संकल्प लेके जाएं कि आने वाला भारत आपके और हमारे हाथों में है और हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन में इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में और उसके समूल उन्मूलन में अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखें। धन्यवाद।